हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ ले सोशल साइंस। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर पहला पढ़ाऊंगी। और पार्ट 1 में मैं आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 होगा और इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ऐसे पार्ट पार्ट में वीडियो क्यों बनाती हूँ, क्योंकि बहुत कोई होते हैं जो ऐसे लॉन्ग वीडियो को देखना पसंद नहीं करते और वो बच्चे बहुत जल्दी, मतलब जो स्टूडेंट है वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो पार्ट्स को डिवाइड करने से क्या हो जाता है ना कि उनको आसानी हो जाता है, पढ़ने में दिल भी लगता है, इसीलिए मैं पार्ट वाइज बनाती हूँ। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा वन शॉट वीडियो लाऊंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर किसके किसके बीच में था? यूएस और यूएसएसआर के बीच में था। किस बात पे था? तो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, पावर की बात थी कि तुम्हारे पास ज्यादा पावर नहीं है, मेरे पास ज्यादा पावर है। और किसके बाद शुरू हुआ था? सॉरी, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था। 1939 से लेकर 1945 तक चलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और 1945 से शुरू क्या होता है? कोल्ड वॉर। किसके बीच में? यूएस और यूएसएसआर के बीच में। दोनों का अलायंस भी था, हमने पढ़ा था। नाटो एक अलायंस था यूएस का, और सॉरी यूएसएसआर का अलायंस क्या था? वार्सो पैक्ट। दोनों सारे कंट्रीज किस पे जाके मिल रहे थे? कुछ कंट्रीज नाटो में जाके मिल रहे थे, कुछ कंट्रीज किससे मिल रहे थे? यूएसएसआर की वार्सो पैक्ट से मिल रहे थे। तो अब तक हमने बहुत कुछ समझ चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे फर्स्ट पार्ट तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। अरेनाज एक एरिया से आप याद कर सकते हैं। अरेनाज मतलब लाइक एरिया, ठीक है। कौन सी जगह पे कोल्ड वॉर एग्जैक्टली हो रहा था, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में हो रहा था, लेकिन पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रहा था। ऐसा कहने की बात है कि हाँ, सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ बड़ा सा वॉर नहीं हुआ था लाइक वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो छोटे छोटे वॉर्स होते थे, जैसे कि कोरिया में होता था। कोरिया में 1950 से लेकर 53 तक कोरिया में एक कोल्ड वॉर हुआ था। फिर बर्लिन में हुआ था 58 से 62। फिर कॉन्गो में हुआ था 60s के टाइम पे, 1960s के टाइम पे। तो कोल्ड वॉर इस रीजन में हुआ है, ठीक है। इस एरिया में किसके बीच में? जो यूएस के अलायंस है उनके बीच में, और यूएसएसआर के अलायंस है उनके बीच में। तो हमने पढ़ा था नैम के बारे में, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी कुछ कंट्रीज थे जो ना यूएस से मिलना चाहते थे, ना ही यूएसएसआर से मिलना चाहते थे। तो वो किससे जाकर ज्वाइन हो जाते थे? वो किसको ज्वाइन कर रहे थे? नैम को ज्वाइन कर रहे थे। तो जो जितने भी नैम के कंट्रीज थे, यानी जो भी कंट्रीज नैम में ज्वाइन कर रहे थे, जैसे इंडिया हो गया एक कंट्री, तो जितने भी नैम के जो कंट्रीज थे उनका बहुत अच्छा रोल प्ले किए थे। उनका बहुत अच्छा सा एक रोल प्ले किए थे किसमें? ये जो वॉर है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए। जो ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है यूएस और यूएसएसआर के बीच में, उसको धीरे धीरे कम करने के लिए। क्योंकि पूरे वर्ल्ड को लग रहा था क्या पता अभी ये कोल्ड वॉर है, लेकिन आगे जाते जाते अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो पूरा दुनिया मतलब तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूएस के पास भी एटॉमिक बॉम्ब है, यूएसएसआर के पास भी एटॉमिक बॉम्ब है। तो नैम के कुछ कंट्रीज ने बहुत अच्छा अच्छा रोल प्ले किया है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एक फाउंडर मेंबर थे नैम के। नैम को फाउंड करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी, जो कोरिया के बीच में वॉर हुआ, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो वॉर हुआ, उसको शांत करवाने में इनका अच्छा खासा रोल था। ये उसको शांत करवाए। उसके बाद यूएन के, यूनाइटेड नेशन। अब यूएन क्या होता है देखिए, छोटा सा बात समझा देती हूँ, आगे पढ़िएगा, इसी बुक में पढ़िएगा, क्योंकि आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। यूएन होता है यूनाइटेड नेशन, यानी कि कोई देखिए 1945 के बाद कोई भी नहीं चाहता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि कहीं भी कुछ लड़ाई होगा तो वो शांत करवा देगा, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने देगा। यूएन का यही था कि आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो जाए पूरे वर्ल्ड में। तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कॉन्गो क्राइसिस में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो एरियाज समझिए आप कि बहुत सारे एरियाज में कोल्ड वॉर हुआ था, लेकिन हॉट वॉर कहीं नहीं हुआ था। यानी बहुत ज्यादा मारधाड़ और वेपन्स के साथ और बहुत बड़ा बड़ा आर्मी के साथ वॉर नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कोल्ड वॉर एग्जैक्टली कौन कौन सी जगह पे हुआ था, कोरिया, बर्लिन, कोंगो, ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए, एक टेंशन था किसको? यूएस और यूएसएसआर को, कि क्या पता अगर वॉर हो जाए, ठीक है ना, क्या पता अगर बड़ा सा वॉर शुरू हो जाए। दोनों कंट्रीज को ये डर था, क्योंकि अगर एक कंट्री अगर वॉर शुरू करेगा तो दोनों को उसका जो भरपाई है दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पता अगर बाय मिस्टेक अगर कोई गलती से यूएस की तरफ से वेपन छोड़ दे, या फिर यूएसएसआर की तरफ से यूएस में कोई गलती से बाय मिस्टेक अगर कोई वेपन छोड़ दे, या फिर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, कोई न्यूक्लियर अगर टेस्ट कर रहा हो कोई कंट्री और अगर यूएसएसआर के पास चला जाए, तो इस तरह से डर था किसको? यूएस और यूएसएसआर को। तो दोनों कंट्री डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन को और कोई भी नॉन न्यूक्लियर वेपन को, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, हम उसको अवॉइड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, खत्म कर देंगे। ना यूएस यूज करेगा। आइडियोलॉजिकल लड़ाई करते हैं, तुम बोलो कैपिटलिज्म अच्छा है, हम बोलेंगे कम्युनिज्म अच्छा है, इसी वजह से लड़ाई करो, वेपन के साथ लड़ाई मत करो। दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि न्यूक्लियर वेपन और नॉन न्यूक्लियर वेपन को हम लोग रेजिस्ट करेंगे, कम करेंगे, फिर खत्म कर देंगे। तो 1960s के टाइम पे बहुत सारे आर्म्स कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ट्रीटी आए, ठीक है ना। पहला ट्रीटी हो गया लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, 1963 में ये ट्रीटी आता है। इसमें यूएस और यूएसएसआर कहते हैं कि टेस्ट मत करो, यानी यूएस जो टेस्ट करते हैं कि हाँ एटॉमिक बम को जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट मत करो, क्या पता उस टेस्ट की वजह से ही कुछ हो जाए।
तो इसको एंड किया गया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किया गया साइन 1968 में। ये एक ट्रीटी बनाया गया और इसके तहत बोला गया कि 1968 से पहले जितने कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया उनके लिए ठीक है चलिए चलेगा। जैसे कि चाइना ने बना लिया था, बहुत सारे कंट्रीज़ ने बना लिया था, लेकिन इस ट्रीटी के तहत 1968 के बाद कोई कंट्री क्या नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, इंडिया नहीं माना था। इंडिया 1968 के बाद भी न्यूक्लियर वेपन बनाया था, उसके बाद ही बना था हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आया था 1968 में। इसके तहत बोला गया कि आप कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ना यूएस बनाएगा ना यूएसएसआर बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। अब तक जो बना लिया बस सुख शांति से रहो, ठीक है। एक आया और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। इस तरह से कुछ ट्रीटीज आए और यूएस और यूएसएसआर थोड़ा डर गए थे, क्या पता अगर वॉर हो जाए भाई, दोनों को उसका भरपाई करना पड़ेगा, तो ठीक है अवॉइड करते हैं वॉर को। चलिए अब आप समझते हैं नैम के बारे में, एकदम अच्छे से समझते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था और क्यों शुरू किया गया था, ठीक है। तो चलिए रूट्स पे पहुंचते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नई कुछ कंट्रीज़ इंडिपेंडेंस मिला था कुछ कंट्रीज़ को 1950s के टाइम पे, बहुत सारी कंट्रीज, जिसमें से एक हमारा प्यारा सा भारत इंडिया भी था। प्यारा सा भारत प्यारा सा कंट्री इंडिया भी था। भारत इंडिया सब ठीक है, हिंदुस्तान सारा ठीक है। तो नैम क्यों ज़रूरी था? अब सोचिए कि नैम क्यों ही, क्या पता इंडिया ही ज्वाइन कर लेता, कोई एक को ज्वाइन कर लेता, क्या हो जाता, ऐसा नहीं था। बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन वो किस तरह मिला ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं इंडिया के बारे में। आप इंडिया के बारे में पढ़ चुके, सेम जो इंडिया ने जितना भी सहा, पूरे ये जो जर्नी था हमारा, जो स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल का जो जर्नी था, डांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी का सत्याग्रह, बहुत सारा मूवमेंट हमने किया, ठीक है ना। जैसे कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट, हमने काफ़ी सारा मूवमेंट किया। उसी तरह बाकी और भी कंट्रीज़ में बहुत तरह के मूवमेंट हुए थे, किस वजह से, ये फ्रीडम के लिए। अब बहुत सारे कंट्रीज़ को फ्रीडम मिला, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ को मिला, हमें मिला, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ को मिला। तो कोई नहीं चाहता था कि हम दोबारा उन कंट्रीज़ के साथ हाथ मिलाए जो हम लोग के साथ ऐसा किए थे, यानी कि सारा कंट्रीज़ यही चाहता था भाई बड़े बड़े कंट्रीज से दूर रहो, भाई बहुत मुश्किल से छुटकारा मिला है। तो वो बोल रही थी कि अब हम क्या करें, हम तो अकेले हो गए। तो क्या होता है, नैम इस्टेब्लिश करते हैं। नैम के 5 फाउंडर मेंबर होते हैं, 5 लोग मिलकर, 5 लीडर मिलकर, लोग नहीं कहना सॉरी, 5 बहुत ही प्रोमिनेंट अच्छे लीडर मिलकर क्या किसको इस्टेब्लिश करते हैं, नैम को इस्टेब्लिश करते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। और ये एक नैम को बनाया गया कि सारे कंट्रीज जो नहीं जुड़ना चाहते हैं, ना यूएस के साथ ना यूएसएसआर के साथ, वो हमसे आकर मिल सकते हैं। तो 1956 में इसका पहला मीटिंग होता है, जनरली छोटा सा मीटिंग होता है, ठीक है। लेकिन 1961 में इसका फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए समझते हैं 5 फाउंडिंग मेंबर को। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया से, जोसेफ बरोज यूगोस्लाविया से, सुकार्नो इंडोनेशिया से, गमाल अब्दल इजिप्ट से, और ख्वामे नक्रुमा घाना से। तो आपको ये याद रखना है अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन कौन थे जो नैम को इस्टेब्लिश किए थे, तो 5 फाउंडिंग मेंबर आपको याद रखना है। तो ये लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फाइनली 1961 में इनका फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट होता है, यानी पहला समिट होता है जहाँ पे ये लोग मीटिंग वूटिंग करके समिट करते हैं। कहाँ पे समिट करते हैं, बेलग्रेड में करते हैं। बेलग्रेड ये सर्बिया एक कंट्री है, वहाँ पे सर्बिया के एक ही सिटी है, सर्बिया एक कंट्री, वहाँ पे एक सिटी है बेलग्रेड। वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट समिट करते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट का 1961 में, जहाँ पे कितने सारे कंट्रीज आते हैं, 25 मेंबर कंट्रीज ऐड होते हैं। तो आपको याद रखना है ये 25 कि सबसे पहले नैम में 25 कंट्री मिलकर नैम को फर्स्ट समिट करवाते हैं, कब, 1961 में, ठीक है। अच्छा चलिए मुझे आप कमेंट करके बताइए कि अभी जो लेटेस्ट, अभी जो करंट में कौन सा नैम का समिट हुआ है, यानी कि अभी हाल में कौन सा नैम का समिट हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो रीज़न क्या था, नैम क्यों एस्टैब्लिश करना था, तो 2 रीज़न हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोल्ड वॉर का टेंशन बढ़ रहा था, लोगों को लग रहा था कि अगर कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदल जाए और हम किसी के सपोर्ट में हो जाए तो हम लोग भी तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये लोग नैम इस्टेब्लिश करके नैम में ही जुड़ गए, ठीक है। और भी था कि जो नए कंट्रीज़ थे वो नए ज्वाइन हुए थे, उनको अलायंस नहीं बना, किसी का अलायंस नहीं बनना था, ठीक है। वो किसी के साथ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अभी अभी उनके कंट्री में खुद इतना पॉवर्टी है, इतना गरीबी है, वो क्या किसी को सपोर्ट करेंगे। वो अकेले रहना चाहते थे, अपने देश के जो इनस्टेबिलिटी है उसको स्टेबल करना चाहते थे, सब कुछ सही करना चाहते थे, अपने लोगों को खुश देखना चाहते थे, ठीक है ना। एक अच्छा सरकार बनाना चाहते थे, बहुत सारा काम था। जो नए सपोज करिए जो नए आज़ाद होंगे तो कितना काम होगा। आप इंडिया में भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा हम लोग कितने सारे चैलेंजेस को फेस करके अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इसीलिए ये लोग चाहते थे कि हम दूर रहेंगे, किसके साथ, ना यूएस के साथ जुड़ेंगे ना यूएसएसआर के साथ जुड़ेंगे। तो नैम का पॉलिसी क्या था, तो नैम का पॉलिसी हम 2 चीज़ में याद कर सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि नैम पूरी तरह से आइसोलेट होना चाहता था, किसके साथ, वर्ल्ड अफेयर के साथ। ऐसा नहीं था कि नैम में जितने कंट्रीज़ थे, इंडिया हो गया, घाना हो गया, इजिप्ट हो गया,
तो इतने सारे जो कंट्रीज़ थे, ऐसा नहीं था कि ये चाहते थे कि नहीं हम पूरी तरह से वर्ल्ड में जो भी हो रहा है भाई उससे दूर रहो, एकदम अकेले रहो, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका सपोर्ट चाहिए। तो हमारा पॉलिसी था, नैम का पॉलिसी था कि हम वर्ल्ड अफ़ेयर से पूरी तरह से आइसोलेट नहीं रहेंगे। हम ऐसा नहीं कि एकदम अलूफ़ हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। हम वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरफेयर करेंगे, उसको वॉर को कम करवाने में अपनी मदद करेंगे। और ऐसा नहीं था कि कंप्लीट न्यूट्रलिटी रहेंगे, ऐसा नहीं कि शांत बैठे रहेंगे, एकदम न्यूट्रल रहेंगे कि नहीं हमें कुछ नहीं करना, हमें वॉर से कोई मतलब नहीं, भाई तुम्हारी लड़ाई तुम देखो। नहीं, हम क्या करेंगे, वॉर को कम करवाने में थोड़ी बहुत कुछ मदद करेंगे और वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ये कोल्ड वॉर, उसमें भी कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कोरिया में जो भी हुआ था, ये जो कोल्ड वॉर हुआ था कोरिया में, उसपे जवाहरलाल नेहरू जी उसको शांत करवाए थे, उसमें उन पे कुछ मदद किए थे कि नहीं इसको कम करो, ठीक है ना? हेल्प किए थे वॉर को कम करवाने में। तो ऐसा नहीं था हमारा पॉलिसी, यानी नैम का पॉलिसी कि हम एकदम ही दूर रहेंगे, वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, जो भी वॉर हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत हमारा इंटरफेरेंस था, पर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ठीक है? तो ये था नैम, ठीक है? जो नई-नई कंट्रीज़ नहीं मिलना चाहते थे, ना यूएस के साथ, ना यूएसएसआर के साथ, वो नैम में मिल रहे थे। वहाँ पे अपना एक अलायंस बना रहे थे। तो चलिए इसको देखिए, अब ये पूरा वर्ल्ड मैप को देखिए तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये है रशिया, अभी का रशिया, तो ये तो रशिया भी इतना ही है। अभी देख सकते हैं आप, रशिया इतना ही है। लेकिन ये यूएसएसआर बहुत बड़ा था, देखिए यहाँ से यहाँ पूरे यूरोप तक फैला हुआ था। इधर देखिए, इधर आपको पूरा मिलेगा, इधर चाइना-वाइना सब इधर किसके अंडर आता था? ये यूएसएसआर पूरा ही ज़्यादा अच्छा खासा ईस्ट की तरफ उनका एक बड़ा सा एक अलायंस था। और ये है नाटो, यानी नाटो इतने जितने भी आपको जितने भी रेड में दिख रहा है, ये वार्सो पैक्ट के मेंबर्स है, और जितने भी आपको येलो में दिख रहा है वो नाटो के मेंबर्स है, यानी कि यूएस, यहाँ पे आपको यूएस दिख जाएगा, तो यूएस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं नाटो। और जो भी कंट्रीज़ है जो इन दोनों से अलग है भाई, दूर है, उसे हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड। या फिर जो कंट्रीज़ इनसे मिले नहीं उन्हें हम कहते हैं नेम के कंट्रीज़। तो जो नाटो के साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। ये क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड। जितने भी कंट्रीज़ नाटो के साथ मिलकर एक वर्ल्ड बना लिया अलग सा, उसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड। जितने भी कंट्रीज़ जो वार्सो पैक्ट साइन करके रशिया के साथ मिल जाते हैं उसे हम सेकंड वर्ल्ड कहते हैं। और जितने लोग बच गए, थर्ड वर्ल्ड, जितने लोग बच गए पूरे वर्ल्ड में, उन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जैसे इंडिया भी आता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि हम किसी के साथ नहीं मिले थे। ठीक है, यही बताना था मुझे। चलिए, तो हमने पढ़ा था कि नॉन अलाइंड कंट्रीज़, तो उनके चैलेंजेस पड़ते हैं कि वो उनको क्या-क्या फेस करना पड़ा था जब नए-नए वो आज़ाद हुए थे। तो वो बहुत लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, जैसे कि एलडीसी हम बोलेंगे, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि वो अंडर डेवलप्ड है, एकदम कुछ डेवलप नहीं हुआ है, पॉवर्टी है, गरीबी है बहुत ज़्यादा, नए-नए आज़ाद हुए हैं। जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ थे जो, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए उन कंट्रीज़ को, ठीक है ना? इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, पैसा नहीं है, सब लेकर चले गए। जैसे इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमसे सब लेके चले गए ब्रिटिशर्स, ठीक है? लेकिन हमें फिर भी किस पे डिपेंड होना पड़ रहा था? जो बड़े-बड़े रिच डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, उन पे डिपेंड होना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, हम क्या करते? ना हमारे पास पैसा था, फंड था, ना टेक्नोलॉजी था। तो हम आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद नहीं थे, कुछ सालों के लिए, क्योंकि हमें उन पे डिपेंड होना पड़ा था, ठीक है? तो ही आता है एक आइडिया आता है कि भाई नई-नई कंट्रीज़ आज़ाद हुए हैं, इनकी कुछ मदद की जाए, ठीक है? तो आइडिया आता है नियो, NIEO का, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। उससे पहले ये आता है, वो बाद में पढ़िएगा, पहले ये देख लीजिए। तो एक कॉन्फ्रेंस होता है, मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे जो वॉर है उसको शांत करवाता है, जो भी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में उसको ख़त्म करता है। ये फिर सारे कंट्रीज़ वहाँ जाकर मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रेड और डेवलपमेंट का एक कॉन्फ्रेंस आता है 1972 में। और इसी में एक नई ट्रेड पॉलिसी को लाया जाता है, उसे हम कहते हैं नीओ, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। कब आता है? 1974 में। तो कॉन्फ्रेंस होता है और बड़े-बड़े, छोटे-छोटे जितने भी कंट्रीज़ है, रिच, पुअर, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, सारे कंट्रीज़ मिलते हैं इस कॉन्फ्रेंस में और मीटिंग करते हैं कि चलो ठीक है, एक नियो लाते हैं। तो ये आइडिया ऑफ नियो क्या है? इसका आइडिया ऑफ नियो ये है कि हम एलडीसी को, यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या करेंगे, उनको फ्री छोड़ देंगे, उन पे ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, यानी कि उनका जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जैसे इंडिया का जो भी नेचुरल रिसोर्स है, वो इंडिपेंडेंस के बाद, हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश उसको नहीं ले सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। हमारा नेचुरल रिसोर्स पे कंट्रोल किसका होगा? हमारा होगा। तो नियो कहता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्स है, जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज, एलडीसी कंट्रीज पे, उनका कंट्रोल उन्हीं के पास होगा, कोई बड़े रिच कंट्रीज के पास नहीं होगा। पहला ये अच्छा काम करते हैं। सेकंड करते हैं कि वेस्टर्न मार्केट है, जो ईस्ट की तरफ जितने भी कंट्रीज है वो ज़्यादा, यानी कि उनको ज़्यादा कॉलोनी बनाया गया था ईस्ट की तरफ, तो वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज है, यूएस और यूरोप में जितने कंट्रीज है, ठीक है ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज क्या करेंगे, ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, यानी कि अगर ईस्ट की तरफ से कोई वेस्ट की तरफ ट्रेड करने जाएगा तो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे एलडीसी के लिए, यानी लिस्ट डेवलप कंट्रीज
के लिए वेस्टर्न मार्केट में उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनका उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, ट्रेड में उनको बेनिफिट्स होना चाहिए, उनकी मदद करेंगे। थर्ड ये बनाते हैं कि हम जो भी टेक्नोलॉजी है वेस्ट में, आज आपको पता है वेस्ट में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी था, उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है। तो वो क्या होगा, उसको रिड्यूस करेंगे, यानी कि जो मतलब जो देखिए ईस्ट के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ईस्टर्न कंट्रीज़ के पास जैसे इंडिया हो गया उस वक्त नहीं था, तो हम क्या करेंगे, उस हमें वेस्ट से खरीदना पड़ेगा, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या है, जो जितनी मशीन्स टेक्नोलॉजी है उसको रिड्यूस कर देंगे, उनका प्राइस, उनको कम प्राइस में बेचो, लिस्ट लोगों को दो, यानी कि लिस्ट कंट्रीज़ को दो, यानी कि वो भी अपने आप को डेवलप कर सकते हो। आइडिया ऑफ नियो में एक ये भी आया कि जो कॉस्ट है टेक्नोलॉजी का उसको रिड्यूस किया जाए। कौन रिड्यूस करेगा, वेस्टर्न कंट्रीज़। और जितने भी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज उनका अच्छा खासा रोल होना चाहिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में। इंटरनेशनल जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे फिर और भी जितने भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उनका अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका रोल अच्छा खासा होना चाहिए। लेकिन ये सब कहने की बात है, इतना हुआ नहीं था जितना नियो ने बताया था कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने ये बनाया था आइडिया, उतना फुलफिल नहीं हुआ था, ये थोड़ा फीका पड़ गया था क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट नहीं किए थे, हम लोग खुद से सब कुछ करना पड़ा था। पर ठीक है, जो भी था थोड़ा बहुत मदद किए थे। तो आपको याद रखना है कुछ पॉइंट्स कि नियो का क्या पॉलिसी था। चलिए अब हम पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल था। तो हमारा दो ही था कि भाई हमें ना ही कोई किसी कंट्री से किसी भी अलायंस को जुड़ना है, हमें एकदम अलग रहना है दोनों से, स्टेइंग अवे फ्रॉम बोथ, हम लोग दोनों से अलग रहना है, यूएसए और यूएसएसआर दोनों से अलग रहना है। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे किसके लिए, न्यूली कंट्रीज़ के लिए, यानी न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हुए हैं उनके लिए आवाज़ उठाएंगे कि देखो तुम नैम ज्वाइन करो, तुम कोई भी कंट्रीज ज्वाइन मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझाएंगे उन्हें और उन्हें हम नैम की तरफ लाएंगे। तो हमारा ये पॉलिसी था, ठीक है, कि नैम को तुम ज्वाइन कर लो, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट को। तो हमारा ना ही पॉजिटिव ना ही पैसिव कुछ पॉलिसी था, ना ही हमारा कुछ ज़्यादा नेगेटिव था। ऐसा नहीं था कि हमें पूरी तरह से एकदम दूर ही रहना है कोल्ड वॉर से, नहीं, हम भी सपोर्ट किए थे। जैसे कि कोरिया में जो हुआ था वॉर, वो कौन सपोर्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ा बहुत उसको कम करवाने में अपना रोल प्ले किए थे। तो ऐसा नहीं था कि हम फुल्ली अवेयर मतलब दूर रहेंगे इस लड़ाई से, और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में हमारा अच्छा खासा योगदान भी था। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिसी होगा उस पर हम कुछ बात रखे थे, ठीक है, उस वक्त हमारा कुछ पॉलिसी था, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके लिए हमारा कुछ पॉलिसी था, कुछ पॉइंट था। इंडिया कहता था कि हम फ्री है, जो भी इंटरनेशनल डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए हम फ्री है, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि तुम बहुत ये हो वो हो, या फिर तुम बहुत सेल्फिश हो कि तुम ऐसा करते हो। पूरे इंटरनेशनली यानी पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स में अगर कोई डिसीजन कौन लेगा, इंडिया लेगा, वो फ्री है, ठीक है, अपनी इंडिया के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, इंडिया को जिससे फायदा हो रहा है वो जाएगा इंडिया उस तरफ। तो ये हमारा पॉलिसी एक था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से था, थोड़ा बहुत था कि हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, भाई दूसरे जन के इंटरेस्ट को क्यों देखेंगे, और था कि हम बैलेंस करेंगे, जो यूएस से भी फ्रेंडशिप करेंगे, यूएसएसआर से फ्रेंडशिप करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा एक तरफ पूरे झुक जाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, दोनों के साथ फ्रेंडशिप अच्छा रखेंगे। लेकिन अगर इंडिया को फायदा नहीं हो रहा है, इंडिया को इग्नोर किया जा रहा है, इंडिया को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें प्रेशराइज किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ टिल्ट हो जाएंगे, यानी हम ज़्यादा यूएस की तरफ झुक जाएंगे या फिर यूएसएसआर की तरफ झुक जाएंगे। तो हम अपना माइंडसेट बदल भी सकते हैं। ये इंडिया को उस वक्त का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स था, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हमें फेस करने को मिला, यानी कुछ लोग हमारी मजाक भी बनाए, हमारे अगेंस्ट भी बोले हैं। कहना था कि इंडिया का जो नैम पॉलिसी था ये बहुत अनप्रिंसिपल्ड था, यानी कि कोई प्रिंसिपल नहीं है इसमें, एकदम बेकार से बनाया गया था। वो कोई स्टैंड नहीं ले रहा है इंडिया किसमें, इंटरनेशनल इशूज में कोई स्टैंड नहीं, इंडिया का कोई स्टैंड नहीं, वो सेल्फिश है, बस अपने इंटरेस्ट के बारे में देखता है, ऐसा एक क्रिटिसिज्म आया। सेकेंड क्रिटिसिज्म आया कि लोग कहने लगे कि इंडिया तो कहता है ना हम रशिया ज्वाइन करेंगे ना हम यूएस ज्वाइन करेंगे, लेकिन भाई फिर भी वो रशिया के साथ 20 साल के लिए एक फ्रेंडशिप ऑफ ट्रीटी साइन करता है 1971 अगस्त में, ठीक है ना। तो लोग हमारी मजाक बनाने लगते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम कोई भी अलायंस ज्वाइन नहीं करोगे, तुम कैसे ज्वाइन कर लिए अलायंस, ठीक है ना। तो ये था कि हम ज्वाइन किए थे यूएसएसआर के साथ, यानी रशिया के साथ एक 20 साल का ट्रीटी 1971 में, कि हमारा फ्रेंडशिप रहेगा, 20 साल तक ट्रीटी साइन किए थे हमने, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ क्रिटिसिज्म सुनने को मिला था इंडिया को। तो ये हमारा पूरा पॉलिसी था कि हम कैसे कोल्ड वॉर से दूर, हमें नहीं रहना, ऐसा नहीं कि हम फुल्ली दूर रहेंगे, लेकिन हाँ उसको सॉल्व करने में हम कुछ ना कुछ मदद करेंगे। तो ये था इंडिया का कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, और लाइक एंड सब्सक्राइब।